तो दोस्तों आप देख रहे हैं आज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और रिपोर्ट ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश की चुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां बनी हैं उसमें एक नई पॉइंट ने जन्म लिया है और उस नई पॉइंट को जन्म देने वाले हैं इस्माइल बाटलीवाला साहब जो हमारे साथ आज उपलब्ध हैं। इस्माइल बाटलीवाला साहब लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, यूपी के चुनाव पर पूरी नजर रखे हुए हैं। लेकिन यूपी के चुनाव में जो नतीजे आने वाले हैं वो तो बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले जो नतीजे आए वो काफी हैरान करने वाले हैं। इस्माइल बाटलीवाला साहब आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपके प्लस पॉइंट जो आज आपने बोले हैं वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। फारूक साहब आपने अपने व्यूवर के सामने मुझे मुखातिब होने का मौका दिया, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन आपका जो सवाल है कि उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में बहुत ही गहमा गहमी है और वहां पर तमाम पार्टियां लग चुकी हैं। लेकिन वो कि मैं तमाम पार्टियों के फेवर में कोई काम नहीं कर रहा हूं, बल्कि हम मुस्लिम क़यादत के इत्तेहाद की कोशिश में हैं और हमारी जो जितनी भी कोशिशें हैं उसी के इर्द गिर्द चल रही हैं, हमारी जितनी भी मेहनतें हैं उसी के इर्द गिर्द चल रही हैं। यहाँ तक कि आपको हम बता दें कि वहाँ पर दो पार्टियाँ हमारी हैं। एक तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी MIM है, दूसरी डॉक्टर अयूब साहब की पार्टी पीस पार्टी है और दोनों का जनाधार कमोबेश मैं नहीं कह सकता हूं किसका ज़्यादा किसका कम है, लेकिन फिलहाल दोनों नेतृत्व वहाँ पर सक्रिय हैं और अच्छी तरह सक्रिय हैं और इलेक्शन में वो लड़ने वाले हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि दोनों में इत्तेहाद नहीं हो पाया है अभी तक। दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले हैं। जहां ओवैसी साहब का उम्मीदवार होगा वहीं पर ओवैसी के उम्मीदवार को हराने के लिए अयूब साहब उम्मीदवार उतार देंगे और जहां पर अयूब साहब का उम्मीदवार होगा वहां पर ओवैसी साहब अपना उम्मीदवार उतार कर अयूब के उम्मीदवार को हरा देंगे। और जहां पर दीगर पार्टियों के जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस, RLD वगैरह के मुस्लिम उम्मीदवार होंगे, ये दोनों मिलकर उन तमाम पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवारों को ये हरा देंगे। इसलिए हमारी कोशिश ये है, हमारे टीम की कोशिश ये है कि दोनों लोग इकट्ठा हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं और आपस में पहले समझौता कर लें। उसके बाद जो है अगर सपा के साथ, बसपा के साथ, कांग्रेस के साथ या और किसी पार्टी के साथ और भी छोटी पार्टियों के साथ इनका तालमेल बैठता है तो बिल्कुल करें। अगर ये दोनों लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल ही भूचाल आ जाएगा और एक नया समीकरण उत्तर प्रदेश में उभर कर आएगा। सवाल मेरा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव जैसे ही सामने आए हैं कई तरह के माहौल उत्पन्न हो गए हैं। माहौल नंबर 1 ये है कि भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो प्रधानमंत्री ने आवास उपलब्ध कराया है वो सभी समाज के लिए और सारे के सारे समाज के लोगों को घर मिला खुद का। ये प्लस पॉइंट है बीजेपी के। प्लस योगी आदित्यनाथ के एक तरफा मोहब्बत को देखते हुए वहां की जनता में थोड़ा सा विरोध हुआ है बीजेपी को लेकर। ऐसे में बीजेपी को लेकर के निशाना साधते हुए आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और अखिलेश यादव का जहां तक मामला है उसमें मुस्लिम वोट का बहुत बड़ा सेल है और अब ओवैसी साहब कूद पड़े हैं। तो ओवैसी साहब क्या आपको लगता है कि यूपी के ये अखिलेश यादव जी के वोट को काट लेंगे? फारूक साहब आपका सवाल पहला नंबर तो यह है कि योगी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों को फायदा पहुंचाया है। मैं बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ यूपी के लिए नहीं है, वो पूरे देश के लिए है। लेकिन आपका ध्यान उस तरफ लाना चाहता हूं कि पूरे देश में बहुत सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दूसरों मुख्यमंत्रियों को उस तरह हाईलाइट नहीं किया जा रहा है जिस तरह योगी को किया जा रहा है। इसलिए मंसूबा बंद तरीके से योगी को प्रमोट किया जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला है और मुख्यमंत्रियों का मामला है तो देश में बहुत सारे उनके मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम दाम आना चाहिए। लेकिन इशारा यह है योगी को प्रमोट करने का उत्तर प्रदेश में, ताकि अगले PM की रेस में लाना मकसद है।
तो इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि वो योगी उसके हकदार हैं, वो उनका विषय है। मेरा विषय ये है मुस्लिम क़यादत की पार्टियों में इत्तेहाद करना और इत्तेहाद करने के बाद दीगर पार्टियों के साथ ये करना। दूसरा सवाल आपका यह है कि ओवैसी साहब अगर आए तो क्या सपा यानी अखिलेश यादव की पार्टी का नुकसान करेंगे? देखिए, हम ऐसा चाहते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। ओवैसी और अय्यूब दोनों इकट्ठा बैठ जाएं और फिर अखिलेश के साथ भी तालमेल करें तो ये बेहतर नतीजे आ सकते हैं। मुसलमानों का मनोबल बढ़ जाएगा, मुसलमान जीत कर जाएगा, इस इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज जीत कर जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों इकट्ठा नहीं हुए और दोनों अखिलेश के खिलाफ लड़े तो जाहिर बात है कि वोट का नुकसान तो होना है। मनी पावर मुसलमानों का नुकसान हो जाएगा, मैन पावर मुसलमानों का नुकसान हो जाएगा, और जिस परिवार का, जिस कबीले का मैन पावर और मनी पावर बिखर जाएगा उस परिवार की सलामती बेहतर नहीं होगी। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम दोनों को बैठाने की कोशिश करें और इसके लिए मीटिंगें किए हमने, मीटिंगें बुलाई हमने, खत लिखे, मुलाकात किए इन सभी लीडरों से, दोनों लीडरों से भी हम अभी तक नाकाम रहे हैं इनको इकट्ठा बिठाने के लिए। तो हमने धरना का ऐलान कर दिया है पीस पार्टी के ऑफिस पर, मुख्य कार्यालय पर लखनऊ में 8, 9 और 10 नवंबर को, और एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के दफ्तर पर, उनकी ऑफिस पर, उत्तर प्रदेश की जो ऑफिस है लखनऊ की, उस पर धरना देने का ऐलान कर दिया है 13, 14, 15 नवंबर को। ये दोनों धरने में शक्ति प्रदर्शन हम करने वाले नहीं हैं, बल्कि धरने की एक असल रूपरेखा जो है उस तरीके से हम बैठना है। तमाम लोगों को हमने, शासन को, प्रशासन को और इन पार्टियों के लोगों को हमने रजिस्टर पोस्ट द्वारा खत भेज दिए और धरने की पूरी रूपरेखा हमने भेज दी है। प्रशासन के यूपी पुलिस का तो संपर्क हमसे हो गया है, वो हमारे टच में है और एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है इन दोनों धरने को देखरेख करने के लिए। लेकिन एमआईएम की तरफ से या पीस पार्टी की तरफ से आज की तारीख तक अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। और कल का जो रिपोर्ट हमें सोशल मीडिया के जरिए जो हमारे लोग हैं उनके जरिए ऐसा मिला है कि भाई जिस दिन आप लोग धरना देंगे ये दोनों लोग ऑफिस बंद कर देंगे, ऑफिस बंद करके चले जाएंगे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं आपके चैनल के जरिए कि यदि 3-3 दिन का धरना हमने घोषित किया है, अगर आप लोगों ने वहां पर हाजिर नहीं रहे, ऑफिस बंद कर दिए, तो फिर 3-3 दिन के बजाय ये दिन और भी बढ़ाए जा सकते हैं। कब तक भागे जाओगे? हम भागने नहीं देंगे, वहां अड़कर बैठेंगे और डट कर बैठेंगे। आपसे बात किए बगैर, आपका खुलासा लिए बगैर हम वहां से हटने वाले नहीं हैं। यूपी के समीकरण की बात अगर करते हैं तो आज जो दौर चल रहा है, इस दौर में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी, अगर इन 4 पार्टियों में महायुद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है और दिखाई देती है कि किसमें और किसमें लड़ाई है, तो असदुद्दीन ओवैसी और साथ में इनके कंपटीशन में है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की बात अगर की जाती है तो योगी आदित्यनाथ ऑलरेडी पहले से वहां पर शासनकाल चला रहे हैं और ओवैसी साहब का वहां उतरना एक हलचल सी मची है। ऐसे में आप ओवैसी साहब और अय्यूब साहब को एक साथ एक जगह खड़ा करना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं और आपके सामने ये मामला आता है कि ये दोनों ऑफिस बंद करके चल सकते हैं। ऐसे में एक मामला और आता है कि अक्सर लोगों की सोच होती है कि जब कोई आंदोलन होता है या धरना प्रदर्शन होता है तो विरोध समझा जाता है। तो क्या इसे एक विरोध के नजरिए से आप पेश कर रहे हैं या फिर अनुरोध के नजरिए से पेश कर रहे हैं? ये हम जानना चाहते हैं, जनता ये जानना चाहेगी कि आपका विरोध है या आपका अनुरोध है इनसे। जी फारूक साहब, आपने इसमें 3 सवाल कर दिए हैं। एक कि भाई वहां पर पार्टियां लड़ रही हैं, मैं आपको नई जानकारी दे रहा हूं कि पहले पार्टियां लड़ा करती थी। इस 22 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में गठबंधन लड़ेंगे। बीजेपी का गठबंधन एक होगा, सपा का गठबंधन एक होगा,
बसपा का गठबंधन एक होगा, ओवैसी साहब का गठबंधन एक होगा और अयूब साहब का गठबंधन एक होगा। अब जो है गठबंधन टकराने वाले हैं और बड़ा अफसोसनाक मंजर सामने आने वाला है। दूसरा सवाल आपने कहा कि भाई ओवैसी साहब को और अयूब साहब को हम किस नज़र से देख रहे हैं। बेहतर सवाल है, हम बताना चाहते हैं। ओवैसी साहब से गुजारिश ये है कि उत्तर प्रदेश के लिए सीएम का चेहरा मुस्लिम क़यादत के लीडरशिप, मुस्लिम क़यादत का चेहरा डॉक्टर अयूब बेहतर क़यादत है। यूपी की हद तक ओवैसी साहब ने अयूब साहब को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारी मांग है। दूसरी चीज ये है, अयूब साहब से भी गुजारिश ये है कि मुस्लिम क़यादत का बेहतर चेहरा नेशनल लेवल पर असदुद्दीन ओवैसी हैं। अयूब साहब ने नेशनल लेवल पर ओवैसी साहब को कबूल करना चाहिए। यानी मुसलमानों में से अगर कोई सीएम आता होगा उत्तर प्रदेश में तो वो चेहरा होगा डॉक्टर अयूब का, और नेशनल लेवल पर यदि इस गठबंधन से कोई पीएम का चेहरा आने वाला होगा तो वो होंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब। ये निवेदन लेकर के हम धरना देने जा रहे हैं। आपके तीसरे सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। विरोध करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये जो बात हमने आपके सामने रखी है ओवैसी और अयूब के ताल्लुक से, उनसे हम निवेदन करने वाले हैं कि भैया जो है यूपी के लिए चेहरा अयूब को मान लिया जाए और देश के लिए चेहरा ओवैसी को मान लिया जाए और एक दूसरे का सपोर्ट करें। एक दूसरे लोग घूमें, जहां अयूब के उम्मीदवार खड़े हैं उन उम्मीदवारों के प्रचार के लिए, उनके सपोर्ट के लिए ओवैसी साहब ने जाना चाहिए, और जहां पर ओवैसी साहब के उम्मीदवार खड़े हैं उनके सपोर्ट के लिए अयूब साहब ने जाना चाहिए। तो देखा साफ साफ स्पष्ट रूप से आज एक बात सामने उभर कर आई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 के चुनाव में एक बात की लहर बनी थी कि यूपी के चुनाव में या फिर पूरे भारत के चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कौन सा चेहरा है। चेहरे की बात आती थी तो कहीं पप्पू का नाम आता था, तो कहीं गुड्डू का नाम आता था, कहीं किसी तरह से किसी भी तरीके से किसी को भी रोका गया, टोका गया और लोगों को आरोपित किया गया, उनको विभाजित किया गया। ऐसे में चेहरे की बहुत बड़ी अहमियत रखती है हर चुनाव और आने वाले भविष्य में। भविष्य की बात करते हुए अगर देखा गया तो नरेंद्र मोदी जी जो देश के आज प्रधानमंत्री हैं, वो कल गुजरात के एक मामूली से डिपार्टमेंट को चलाते थे। धीरे धीरे करके गुजरात के अंदर उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला और मुख्यमंत्री पद के बाद एकाएक उनका चेहरा प्रधानमंत्री के लिए उभर कर सामने आया। लेकिन उसके बाद अब प्रधानमंत्री का चेहरा क्या होगा, यह बहुत गौर करने की बात थी। और प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के आप ही ने अभी अपने बातों में स्पष्ट रूप से कहा कि योगी आदित्यनाथ को हाईलाइट किया जा रहा है कि आने वाले भविष्य में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे। ऐसे में एक तरफ सपना देखती है कांग्रेस कि आज भी राहुल गांधी को चुनाव में लेकर के उनको प्रधानमंत्री का चेहरा नजर आता है, लेकिन उसे हराने के लिए एक षड्यंत्र के तरीके से कह लीजिए या एक तरीके से उनकी मनोभावना को तोड़ने के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के चेहरे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, वैसे वैसे पहली बार आपने स्पष्ट कर दिया कि मुस्लिम क़यादत करने वाली पार्टी एमआईएम के लीडर असदुद्दीन ओवैसी भी चेहरा माने जा सकते हैं। मैं सबसे पहले यह सवाल करूंगा आपसे कि क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव चेहरे की अगुवाई कर रही है, और चेहरे की अगुवाई में असदुद्दीन ओवैसी आपके नजर में या मुस्लिम लीडरों के नजर में या मुस्लिम वोटरों के नजर में कंफर्म है, परफेक्ट है ओवैसी साहब और अयूब साहब? आप किस नजरिए से देखते हैं इनको और कौन सी भविष्य की तलाश में आप हैं और क्या होना चाहिए? इनके आने से भारत को क्या फायदा हो सकता है या भारत की जनता को क्या जरूरत है आज फिर नए चेहरे को बदलने की? फारूक साहब, आपने जो सवाल किए हैं चेहरे का, बिल्कुल जरूरत है। बिना चेहरे की, बिना लीडर के, बिना कमांडर के कोई भी लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है। लड़ी तो जा सकती है लेकिन जीती नहीं जा सकती है, इसलिए चेहरे की जरूरत है। अब सवाल यह है कि चेहरा अचानक तो नहीं लाया जा सकता है क्योंकि देश एक्सेप्ट नहीं करता है, बल्कि चेहरे प्रमोट किए जाते हैं। आपके व्यूअर के सामने मैंने बात कर दी है कि यूपी के सीएम के लिए अयूब मुनासिब है, उसको प्रमोट करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर आपने दो चेहरों को सामने लाकर खड़ा किया। एक चेहरा उत्तर प्रदेश के लिए डॉक्टर अयूब साहब, तो दूसरा चेहरा पूरे भारत के लिए
ओवैसी साहब। ऐसे में ओवैसी साहब को क्या पूरा भारत प्रधानमंत्री पद के लिए चुन सकता है या उसका विरोध कितना बड़ा होगा, ये बहुत सोचने की बात है। दूसरी तरफ कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अय्यूब साहब मुख्यमंत्री के रूप में अगर उपस्थित होते हैं या उनका चेहरा आता है तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता एक मुस्लिम चेहरा को स्वीकार कर पाएगी, ये भी बड़ी सोचनीय बात है। क्योंकि बहुतंत्र की बात अगर की जाए तो ज्यादातर आज तक पूरे देश में मुस्लिम चेहरे की बात नहीं हो पाई है, लेकिन वोट बैंक की बात की जाए तो मुस्लिम वोटर की बात हर घड़ी होती रहती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुस्लिम वोटरों की बहुत अहमियत दिखाई देती है, लेकिन मुस्लिम चेहरों की कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो ऐसे में मुस्लिम चेहरे को आप लाकर खड़ा किए हैं, इसका कारण और अगर विरोध हुआ तो इसका क्या नतीजा उत्पन्न होगा सामने। जी फारूक शाह साहब, आपका बहुत बड़ा सवाल है और इस देश के सामने आपका सवाल है, ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश को लेकर के। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश की जो मानसिकता है, इस देश की जो विचारधारा है, इस देश की जो सोच है, उस सोच को ध्यान में रख करके हमने दावे किए हैं कि पीएम का चेहरा ओवैसी हो सकते हैं, सीएम का चेहरा अय्यूब हो सकते हैं। देखिए, यहां पर अगर लफ्ज मुसलमान से कोई एलर्जी किसी को मानी जाए तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई एलर्जी इस देश में पाई जाती है। कई राष्ट्रपति हुए हैं मुसलमान, अभी अभी गुजरे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से जो जाने जाते हैं राष्ट्रपति गुजरे, बनाया है ना इस देश ने। सवाल यहां पर है, अगर एलर्जी है तो कट्टरता से है, लफ्ज मुस्लिम से नहीं है। अगर मैं कट्टर हो जाऊंगा तो मेरे विरोधी यहां पर बहुत सारे पैदा हो जाएंगे। मैं अगर इस देश का नागरिक हूं, इस देश की लीडरशिप करना चाहता हूं, इस देश की जनता के भला करने के लिए चाहता हूं तो बिल्कुल मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा और ओवैसी को भी एक्सेप्ट किया जाएगा और अय्यूब को भी एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर उनके बोल बचन में कोई दिक्कतें हैं, लोग महसूस कर रहे हैं, तो उस बोल बचन में बदलाव लाने की जरूरत है। पूरा देश स्वागत करेगा। हम समझते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर लड़की, हर लड़का, हर औरत, हर मर्द, हर बीमार, हर तंदुरुस्त हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर इस नजरिए से ओवैसी साहब पेश आते हैं और इस नजरिए से अय्यूब साहब पेश आते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि देश इनको एक्सेप्ट नहीं करे, बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा। ये लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, कुछ यादों के झरोखे में लेकर जाऊंगा। कुछ उन यादों की बात कर लेते हैं कि जब पहले से सदियों से ये सिस्टम चला आ रहा है कि प्रधानमंत्री पद की बात होती है तो मुस्लिम चेहरे के दूर दूर तक कोई शब्द दिखाई नहीं देते। ऐसे में भारत के अंदर लगातार जहां एक तरफ बीजेपी ने पूरी तरीके से बहुमत प्राप्त कर ली और बीजेपी ने पूरे भारत में अपनी सरकार स्थापित कर ली, ऐसे में एक मुस्लिम चेहरे का आना बड़ी अहमियत रखती है। क्योंकि मुस्लिम चेहरे को अगर सामने आ रहा है तो वैसी साहब का ही आ रहा है। और आज जो चुनावी समीकरण में देखा जा रहा है उसमें यही चीज देखा जा रहा है कि एक तरफ मुसलमान और एक तरफ हिंदू, ये दो भागों में बांटे जा रहे हैं। ऐसे दो भागों में बांटे जाने पे कुछ जो दूसरी जाति के लोग भी हैं या दूसरे कौम के लोग हैं उनको भी बड़ी दुख होती होगी कि हमारा कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, जो कि हम भारत के वोटर हैं, हम भारत के सपोर्टर हैं। कुछ ऐसी कौमें हैं जो भारत के अंदर बड़े बेइंतहा तरीके से और बड़े अदब के साथ जीती हैं और भारत के हर एक साम्राज्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, पर उनका गिनती कहीं दूर दूर तक नहीं होता। तो कहीं ओवैसी साहब भी ऐसी स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं कि जो और दूसरी कौमों की बात करते हुए चलें, वही प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले दूसरे भी उम्मीदवार इस तरीके की कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि हम दूसरे धर्मों के मानने वालों को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। यहां विवाद में दो ही चीज सामने आ रही है, एक तरफ मुसलमान, एक तरफ हिंदू, और इस हिंदू मुसलमान की लड़ाई के बीचों बीच आज एक ऐसा बात सामने आ रहा है जो पहली बार भारत में देखा जा रहा है, जब पूरे भारत में बीजेपी का वर्चस्व है और पूरे भारत में बीजेपी छाई हुई है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी है, और ऐसे में मुस्लिम चेहरा उभर कर सामने आना ये कमाल की बात है। किस नजरिए से देखते हैं? जी फारूक साहब, आपने पुराने इतिहास को नजर में रखते हुए आपने बयान किया कि भाई अभी तक पीएम सीएम के लिए मुस्लिम चेहरा नहीं लाया गया है। सवाल आपका सही है, नहीं लाया गया, एक तो मैं भी कह रहा हूं, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम पीएम घोषित कर दे या समाजवादी पार्टी मुस्लिम सीएम घोषित कर दे? क्यों कर दे भाई?
मैं समझता हूं कि मुस्लिम क़यादत ने अपने आप को, अपने लोगों को इस तरह प्रोजेक्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच हर नागरिक हमारा परिवार है और उनके सुख दुख के लिए हम उसको देखने वाले हैं। अगर इस तरह अपने आप को पेश करना होगा, प्रधानमंत्री के लिए कोई थाली परोस कर आपके नहीं दे देगा कि फारूक साहब आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा इसलिए कि तुम मुसलमान हो। क्यों? ये तो दस्तूर दुनिया में नहीं है, बल्कि फारूक साहब को खुद आगे आना होगा और इस रेस में आना होगा कि ये देश हमारा है और इस देश के अंदर जो भी कुछ अच्छा हो रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए हम आगे रहेंगे। इस देश के अंदर जो भी कुछ खराब हो रहा है उसको रोकने में हम आगे रहेंगे। बिल्कुल ये देश एक्सेप्ट करेगा साहब। सर, एक बात आती है, हमने अभी कहा कि कुछ दूसरी कौमें भी हैं जिनको चेहरे की जरूरत है, और वहां हिंदू और मुसलमान की भी बात नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो दो समीकरण होते हैं, सिर्फ दो जातियों की बात चलती है, बाकी लोग छूट जाते हैं। क्या इस चुनाव में मैं समझता हूं कि क्या उनकी कोई अहमियत आज भी नहीं है, जो दूसरी कौम के हैं, जो दूसरे धर्म को मानते हैं, या फिर बौद्धिस्ट हैं, या तमाम तरह के ऐसे हैं जो अलग अपने आप को मानते हैं, लेकिन चुनाव के समय उनकी कोई गिनती नहीं है? फारूक को लेना चाहिए। फारूक साहब, मैंने आपको बता दिया ना, कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच के सारे लोग हमारे परिवार हैं और जिस लायक जो परिवार है, जो कुटुंब कबीला जिस लायक है, सरकार में उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। सवाल नेतृत्व का है, सवाल हिस्सेदारी की अलग है। हिस्सेदारी तमाम समाज के लिए जिसका परसेंटेज जिस तरफ के है, यहां तक कि ब्राह्मणों की हिस्सेदारी भी होनी चाहिए, ठाकुरों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, दलितों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ओबीसी की हिस्सेदारी होनी चाहिए, आदिवासियों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्रिश्चियन की हिस्सेदारी होनी चाहिए, पारसी सबसे कम है उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सिखों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। सवाल हिस्सेदारी में हम कहते हैं जो जितना हिस्से, जिसके जैसी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये होना चाहिए। हम नेतृत्व की बात कर रहे हैं। नेतृत्व इस देश का मुसलमान ने संभालना चाहिए और सबके हिस्सेदारी का, सबके हक हुकूक का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमारा धर्म यही है, हमारा मजहब यही है, हमारी कुरान यही सिखा रहा है। मौलाना हाली ने एक कुरान का तर्जुमा किया अपने शेर के अंदाज में, मैं पेश कर देता हूं आपके व्यूअर के सामने। ये पहला सबक था किताबे खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबह खुदा का, वही दोस्त है खालिके दोसरा का, खलायक से हो जिसको रिश्ता विला का, यही है इबादत यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। ये शेर मैं संबोधित करता हूँ हमारी क़यादत के नाम। ये कुरान का संदेश है। आपके बहुत बड़े आलिम दीन ने इसका तर्जुमा किया है अपने शेर के अंदाज में। आप क़यादत संभालिए, ये देश आपके क़यादत में चलने वाला है और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाला है। मुट्ठी भर जो जहर आलूद यहाँ पर है उनकी परवाह मत करिए, आम जनता आपके साथ चलने वाली है। मैं जमीन में चल रहा हूं, हमारी कोशिशें भी जमीन पर है और हम लोग सारे लोग लग जाएंगे आप लोगों के साथ में। बिल्कुल करवट हो जाएगा, देश की सोच बदल जाएगी, देश में नफरत की जो आंधी फैलाई गई है उसमें भी घटावट आ जाएगी, उसमें भी घटती आ जाएगी। बराए मेहरबानी आप लोग देश का नेतृत्व संभालने की बात करिए, आप अपनी गलियों से बाहर निकलिए और इस देश के तमाम नागरिकों को अपने परिवार का हिस्सा मानिए। बिल्कुल आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव लेकर आपने जिस प्रकार से दो चेहरों को सामने लाकर खड़ा किया, और उत्तर प्रदेश के लिए डॉक्टर अयूब साहब और पूरे देश के लिए ओवैसी साहब, तो इस बात पर हम आपको एक बात दर्शाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के अंदर मुस्लिम चेहरा क्या स्वीकार करेगी जनता प्रधानमंत्री पद के लिए, या मुख्यमंत्री पद के लिए उत्तर प्रदेश की जनता मुस्लिम चेहरे को स्वीकार करेगी, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि इस शब्दों से कोई विरोध पैदा हो।
हमारे साथ इस्माइल बाटेवाला साहब थे, जिन्होंने यूपी के चुनाव पर रोशनी डाली और यूपी के चुनाव में एक नई चिंगारी भी लगा डाली, और वो चिंगारी हैं डॉक्टर अय्यूब साहब और ओवैसी साहब। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित करते हुए इन्होंने कहा, मुस्लिम क़यादत के जितने भी टीम हैं, जितने भी लीडरान हैं, जितने भी मुस्लिम वोटर हैं, उनसे इन्होंने अनुरोध किया है कि आप उनको इस चेहरे से देखिए और पार्टियां एक दूसरे के समर्थन में आ करके एक दूसरे को सपोर्ट कर लें। तो इस्माइल बाटेवाला साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, और आगे भी हम आपके कार्यक्रम प्रकाशित करेंगे जनता के लिए। आपका जी शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।